Hello everyone, welcome to my channel Let's Study, and today we are going to discuss culpable homicide and murder. जेम्स स्टीफन जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के ड्राफ्ट्समैन हैं, उन्होंने ये कहा है कि कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इज़ द वीकेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड। किसी भी ऑफेंस के लिए दो एलिमेंट्स की होते हैं। फर्स्ट इज मेंस रिया, दैट इज इंटेंशन या नॉलेज। सेकंड इज एक्टस रियस, दैट मीन्स एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के लिए एक्ट होगा, एक्टस रियस होगा हमारा डेथ, और मेंस रिया होगा हमारा इंटेंशन या नॉलेज। तो टू डिटरमाइन कि वेदर एन एक्ट अमाउंट्स टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, देर इज़ अ 5-stage इंक्वायरी. First is death. So there has to be death. Under section 46 of Indian Penal Code, death means death of a human being and not of an animal. Second is causal connection. There has to be a connection between the act and the death. एक्यूज्ड के एक्ट में और डेथ में कुछ कनेक्शन होना चाहिए. द कनेक्शन शुड बी डायरेक्ट एंड नॉट रिमोट. थर्ड इज नॉलेज और इंटेंशन. इंटेंशन का मीनिंग है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे द पर्सन नोज कि उसके कंडक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं. सेकंड, और वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को डिज़ायर भी करता है. इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड और इसको हम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस से प्रूव कर सकते हैं. सेकंड चीज़ है नॉलेज. नॉलेज मतलब आपका क्या एक्ट है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप उनके बारे में अवेयर हैं. दैट इज़ नॉलेज. फोर्थ इज़ कल्पेबल होमिसाइड. सेक्शन 299. सेक्शन 299 बात करता है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में और सेक्शन 300 बात करता है मर्डर के बारे में. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होगा और मर्डर क्या होगा. तभी हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्या कल्पेबल होमिसाइड है और क्या एक्ट मर्डर के अंदर आएगा. और फिर हम डिफरेंसेस देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के थ्रू केस लॉज. So first of all, culpable homicide. Section 299 of Indian Penal Code defines what is culpable homicide. सबसे first, whoever causes death. So the first essential is causing of death, and death of a human being, not of an animal. Second is by doing an act with the intention of causing death. So there is an act which is being done. Act is causal connection, and second is the intent, with the intention of causing death. So there has to be an intention. इंटेंशन का मीनिंग अभी हमने देखा कि आपको पता है आप क्या एक्ट कर रहे हैं, आपके कंडक्ट से क्या एक्ट हो रहा है, और आप जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उनको आप डिज़ायर भी करते हैं. तो दैट इज़ इंटेंशन. Second is with the intention of causing bodily injury as is likely to cause death. That is आपके पास नॉलेज है, इम्प्लाइड नॉलेज है कि इस एक्ट से, इस तरीके से आप बॉडीली इंजरी कर रहे हैं जिससे डेथ हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को नाइफ से मार रहे हैं और बहुत बार स्टैब कर रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज है कि बॉडीली इंजरी इससे हो सकती है. तो आप एक बॉडीली इंजरी देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे डेथ लाइकली है कि डेथ हो जाए. थर्ड इज़ विद द नॉलेज दैट बाय सच एक्ट ही इज़ लाइकली टू कॉज डेथ. तो नॉलेज मीन्स आपके पास अवेयरनेस है कि आपके कंडक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. एवरी सेन मैन इज़ प्रिज्यूम्ड टू नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट. अब हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो बेयर एक्ट में दे रखी है वो है ए लेज स्टिक्स एंड टर्फ ओवर अ पिट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाई कॉजिंग डेथ और विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली देयर बाई टू बी कॉज्ड. And Z, believing the ground to be firm, treads on it, falls in and is killed. So A has committed the offense of culpable homicide. This means A sticks ले करता है and turf over a pit, और उसका ये इंटेंशन है कि डेथ हो जाएगी, या फिर उसके पास ये नॉलेज है कि डेथ हो जाएगी. तो Z जो है वो उस पर चलने लगता है बिकॉज वो ये सोचता है कि ये ग्राउंड फर्म है, और वो गिर जाता है और वो किल हो जाता है, मर जाता है वो. तो हियर इट इज़ सेड कि ए ने कल्पेबल होमिसाइड करा है.
ओके, सो सेकंड इज ए नोज जेड टू बी बिहाइंड द बुश। ए को पता है कि बुश के बिहाइंड एक जेड कोई पर्सन है, बी को नहीं पता। तो ए का इंटेंशन है या उसको नॉलेज है कि डेथ हो जाएगी अगर बी ने फायर किया एट द बुश। तो बी फायर्स एंड किल्स जेड। तो यहाँ पर बी ने तो कोई ऑफेंस नहीं किया, पर ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इन दिस केस बी एक इनोसेंट पर्सन है वहाँ पे। इनोसेंट पर्सन को अगर आप बीच में लेकर आ जाते हैं तो भी आपके कॉजेशन का चेन ब्रेक नहीं होता और आपको लाइबल किया जाता है जो भी आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं उसके लिए। सो इनोसेंट इंटरवेंशन डज नॉट ब्रेक द चेन ऑफ कॉजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बाई इलिस्ट्रेशन बी ऑफ द बेयर एक्ट। नाउ कमिंग टू द एक्सप्लेनेशंस। तो 3 एक्सप्लेनेशंस जो कि 299 में बताई गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1 is a person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death. That means आपको पता है कि किसी भी पर्सन को कोई डिसऑर्डर है, डिसीज़ है, बॉडीली इन्फॉर्मिटी है और आप उसको बॉडीली इंजरी कॉज कर रहे हैं और उस बॉडीली इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो माना जाएगा कि आपने उसकी डेथ की है। दैट इज़ एक्सेलरेट कर रहे हैं आप किसी डेथ को, तो दैट इज़ इक्वल टू द कॉजेशन ऑफ डेथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को नॉर्मल पर्सन को ब्लो करेंगे या किक करेंगे तो उससे उसकी डेथ नहीं होगी, बट अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को किया जो स्प्लीन से सफ़र कर रहा है तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है, आपको नॉलेज है कि डिसीज्ड सफ़र कर रहा है स्प्लीन से, तो आपको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल माना जाएगा। सेकंड इज़, जहाँ पर भी डेथ कॉज हुई है बाय बॉडीली इंजरी, तो पर्सन हु कॉजेज सच डेथ उसको shall be deemed to have caused death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. So अगर आप ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता, प्रॉपर रेमेडी मिल जाती तो लाइफ सेव हो सकती थी और डेथ नहीं अकर होती। अगर आपके किसी एक्ट से डेथ अकर होती है तो आप ये एक्सेप्शन में नहीं आ सकते हैं कि प्रॉपर रेमेडी मिल जाती तो उसकी डेथ नहीं होती। इसके लिए केस है आर वर्सेस ब्लॉ। इसमें ये बोला गया कि जो ब्लॉ है वो उसने एक लड़की को अटैक किया विद नाइफ और उसको सीरियस स्टैब कर दिया। गर्ल एक विटनेस थी, जियोवा विटनेस, जहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रिलीजियस बिलीव्स के कॉन्ट्ररी मानते हैं, तो उसने मना कर दिया टू हैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वो उसकी डेथ हो गई। तो इसके लिए ब्लॉ को कन्विक्ट करा गया, ऑल्दो वो ये क्लेम कर सकता था कि प्रॉपर रेमेडी होती तो वो बच जाती, पर उसने खुद ने रेमेडी नहीं ली, खुद ने ट्रीटमेंट के लिए नहीं वो करा, पर उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल माना गया। थर्ड इज़ द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स वूम्ब इज़ नॉट होमिसाइड। अगर किसी चाइल्ड की डेथ हो जाती है मदर वूम में तो वो होमिसाइड में नहीं आता, उसके लिए हमारे पास स्पेशल प्रोविजंस हैं, बट वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा अगर कोई भी पार्ट चाइल्ड का हैज़ बीन ब्रॉट फोर्थ। चाइल्ड ने शायद कंप्लीटली बॉर्न नहीं हुआ है, वो ब्रीथ नहीं किया है, पर अगर कुछ भी पार्ट उसका थोड़ा सा भी ब्रॉट फोर्थ है तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड में आ सकता है। नाउ कमिंग टू मर्डर। मर्डर हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 300 और मर्डर में सबसे फर्स्ट चीज़ जो लाइन यूज़ करी गई है वो है एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड। दैट मीन्स जो भी केसेस एक्सेप्शंस में हैं उन्हें छोड़कर बाकी हम 4 क्लॉजेस देखेंगे। फर्स्ट इज़ कल्पेबल होमिसाइड इज़ मर्डर। दैट मीन्स कि जो भी मर्डर है वो ऑब्वियसली कल्पेबल होमिसाइड तो है ही, तो कल्पेबल होमिसाइड इज़ मर्डर अगर जो एक्ट है बाय विच डेथ इज़ कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो फर्स्ट चीज़ आई वो आई इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन आप कैसे इन्फर कर सकते हैं? इंटेंशन आप इन्फर कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं
पर्सन ने क्या एक्ट किया है, क्या सर्कमस्टांसेस थे, मोटिव, नेचर ऑफ अटैक, क्या प्लेस था, क्या नेचर ऑफ वेपन्स उसने यूज़ करे, इन सारी चीज़ों से। तो फर्स्ट इज़ वेरी सिंपल। अगर कोई केस 299 के ए पार्ट में जाता है, दैट इज़ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो डायरेक्टली उसको मान लिया जाएगा कि वो 300 में भी आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ एक्सट्रीमली सेम, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। सेकेंड है, if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of person to whom the harm is caused। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यूज़ किया गया है वर्ड with the intention, the offender, the death of the person। Let me mark it। ओके, सो इसके अंदर वर्ड यूज़ किया है द, देन द डेथ, देन द पर्सन, द हार्म, द इंटेंशन। ओके, तो इसमें ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, द इंटेंशन, द ऑफेंडर, द डेथ, द पर्सन, द हार्म। इस द वर्ड का इसके अंदर इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा है, पर्टिकुलरली इंटेंशन है, पर्टिकुलरली एक ऑफेंडर है जिसको मारने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे जिसको इंटेंशन बताया जा रहा है, और पर्टिकुलरली वो डेथ कॉज कर रहा है उसी पर्सन की, टू हुम द हार्म इज कॉज्ड, जिसको हार्म कॉज हो रहा है उसी की उसी को डेथ देने की इंटेंशन है इसमें। तो यहाँ पे जो एग्रावेटिंग फैक्टर है 299 में बोला गया, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। देर इज़ नो द डेथ एंड द इंटेंशन एंड द पर्सन, द हार्म। बट 300 और 299 में ये दूसरा डिफरेंस है कि इसके सेकेंड पार्ट में एग्रावेटिंग फैक्टर ये है कि स्पेशल नॉलेज जो हमारे ऑफेंडर के पास है, पर्टिकुलर ऑफेंडर नोज पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में ऑफ अ पर्टिकुलर विक्टिम। तो ये जो पर्टिकुलैरिटी है ये इसे ग्रेवर बनाती है देन सेक्शन 299 का बी। थर्ड है, इफ़ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन। जैसे हमारे सेकेंडली में पर्टिकुलर था, बट यहाँ पे एनी पर्सन है। सो इसमें इंटेंशन है बॉडीली इंजरी कॉज करने की टू एनी पर्सन, and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। So here जो bodily injury inflict हो रही है and has to be an intention, इसमें bodily injury को कॉज करने का इंटेंशन होना चाहिए, ये sufficient होनी चाहिए in the ordinary course of nature। Okay, then fourthly, if the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। बेसिकली इसके अंदर नॉलेज की बात की गई है, नोज़। अगर किसी पर्सन को पता है कि कोई भी ऐसा एक्ट वो कर रहा है जो इमिनेंटली डेंजरस है और हर प्रोबेबिलिटी है कि वो डेथ कॉज कर देगा या बॉडीली इंजरी ऐसी कॉज कर देगा जिससे डेथ हो सकती है, और वो ऐसा एक्ट कर रहा है बिना किसी एक्सक्यूज़ के, फॉर इनकरिंग, मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उसके पास कि उसने ये ऐसा क्यों किया, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम वो मर्डर में फॉल करेगा। ओके, अब हम इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं टू बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मर्डर। सबसे पहली इलस्ट्रेशन है, ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम। सो सिंपल है, इसमें तो डायरेक्ट द इंटेंशन, डायरेक्ट इसके अंदर इंटेंशन है किल करने का जेड को, और जेड इज डाइंग ऑल्सो इन दैट, सो ए हैज़ कमिटेड मर्डर। देन सेकेंड है हमारा,
A knowing that Z is laboring under a disease. So here A knows that Z is laboring under a disease, that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury. Z dies. So A is guilty of murder, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course. But if A, not knowing that Z has been laboring under any disease, gives him such a blow as would not in the ordinary course of nature kill a person in sound state of health, here A, although he may intend to cause bodily injury, is not guilty of murder. If he did not intend to cause death or such bodily injury as is in the ordinary course of nature would cause death. So here, so first thing is A knows that Z is laboring. So in the first case, Z knows that he is laboring, so there is knowledge. And second thing is there is intention also, and Z dies and A is guilty. Although it is not important कि sufficient था या नहीं था, पर उसको पूरी intention था, उसको knowledge था और उसको AZ को ही death cause करनी थी. But the second example in the same one, if he does not know that Z is laboring under any disease and he gives him a blow, which is not even in the ordinary course of nature that it will kill a person who is of sound state of health. So here A, we can say he intended to cause bodily injury, but he is not guilty of murder here. Then A intentionally gives Z a sword cut or club wound sufficient to cause death. So in this, it is okay, intention is there. Then sufficient to cause death in the ordinary course of nature is also there. That is, third is also satisfied. And Z dies in consequence. So here A is guilty of murder, although he may not have intended. So there is no need that there has to be intention to cause death, but there is knowledge that yes, ordinary course में anyone would die in such a situation. Then D, A without any excuse fires a loaded cannon into a crowd of persons and kills one of them. A is guilty of murder, although he may not have a premeditated design to kill any particular individual. So without any excuse, A person is firing a loaded cannon in the crowd and he's also killing someone. तो A here is guilty of murder, although उसके पास premeditated था या नहीं था. So D में it falls under section 304(3). Now coming to the exceptions. So exception 1 is when culpable homicide is not murder. Culpable homicide is not murder if the offender will is deprived of the power of self-control by grave or sudden provocation. So in grave and sudden provocation, if someone has caused the death of other person, then that would be not murder. That would amount to culpable homicide. And this exception is also subjected to some provisos, some exceptions. इस exception के भी exception हैं. First है that provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm. So basically ये ऐसा नहीं है कि harm आपको करना ही था किसी को तो आपने एक excuse बना लिया कि kill करने का कि हमें तो grave and sudden provocation हुई थी. Second, प्रोवोकेशन इज़ नॉट गिवन बाई ओके. सो पब्लिक सर्वेंट या फिर लॉ के ओबीडियंस में अगर कुछ लॉफुल एक्सरसाइज हो रही है पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, तो वो प्रोवोकेशन अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को मारेंगे देन दैट वुड नॉट अमाउंट अंडर एक्सेप्शन 1. देन थर्डली इज प्रोवोकेशन इज़ नॉट गिवन बाई एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. तो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है उसके एक्सरसाइज में अगर कोई पर्सन कर रहा है तो दैट वुड ऑल्सो नॉट कम अंडर सडन ग्रेव प्रोवोकेशन. देन एक्सप्लेनेशन. प्रोवोकेशन ग्रेव या सडन था या नहीं वो हम ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होगा. सो इसके अंदर हम देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशन. सबसे पहला इलस्ट्रेशन है, अगर ए है और वाई उसको प्रोवोक कर रहा है बट वो क्या करता है वाई के बेटे को मार देता है.
तो इन दिस केस एक्सेप्शन वन वुड नॉट फॉल, ही वुड नॉट फॉल अंडर एक्सेप्शन वन, क्योंकि उसने वाई को नहीं मारा, वाई के बेटे को मारा, एंड वाई के बेटे ने उसको प्रोवोकेशन नहीं दिया था, वाई ने उसको प्रोवोकेशन दिया था। तो अगर प्रोवोकेशन से वो वाई को किल करता तो वो एक्सेप्शन वन में फॉल करता, अब वो एक्सेप्शन वन में फॉल नहीं करेगा। नाउ कमिंग टू एक्सेप्शन टू, culpable homicide is not murder if offender in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property exceeds the power given to him by law and causes the death of person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense. So basically it means that if the offender वो गुड फेथ में है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन या प्रॉपर्टी वो ले रहा है और वो अपना पावर एक्सीड कर देता है और डेथ कॉज कर देता है, देन इन दैट केस, पर उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा हार्म करे, इन दैट केस कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा एंड मर्डर नहीं माना जाएगा इसको। देन एक्सेप्शन थ्री, culpable homicide is not murder if offender being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice exceeds the powers given to him by law and causes death by doing an act which in good faith believes to be lawful and necessary for due discharge of his duty as such public servant and without any ill will towards the person whose death is caused. So अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है या समवन हु इज़ एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक जस्टिस के एडवांसमेंट में वो कुछ कर रहा है और उसने अपनी पावर्स जो उसको लॉ ने दी हैं उसको वो एक्सीड कर देता है और किसी की डेथ हो जाती है, पर उसने ये गुड फेथ में वो ये बिलीव करता है कि हाँ उसने जो किया वो ज़रूरी है, वो लॉफुल है उसकी डिस्चार्ज करने के लिए ड्यूटी को, तो और बिना किसी इल विल के उसने किया, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर मतलब मर्डर में वो एक्ट नहीं आएगा। एक्सेप्शन फोर, culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation in a sudden fight। तो अगर कोई सडन फाइट हुई, सडन क्वारल हुई बिना किसी अनड्यू एडवांटेज लिए हुए, तो वो सारी चीज़ें मर्डर में नहीं आती हैं। एक्सप्लेनेशन, इट इज़ इमटीरियल और ये इसकी कोई वो नहीं है कि किसने उस असॉल्ट को पहले स्टार्ट किया। देन एक्सेप्शन फाइव, culpable homicide is not murder when the person whose death is caused being above the age of 18 suffers death or takes the risk of his own consent। अगर कोई भी पर्सन है उसकी डेथ हुई है और वो 18 ईयर्स प्लस था और उसने डेथ सफ़र करी या फिर उसने खुद अपने कंसेंट पे रिस्क लिया डेथ का, तो वो मर्डर में नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को इंस्टिगेट करा, ए ने जेड को इंस्टिगेट करा कि जो कि अंडर 18 ईयर्स है सुसाइड करने के लिए, तो इस अकाउंट पे ऑन अकाउंट ऑफ जेड्स यूथ वो इनकेपेबल था अपनी कंसेंट देने के लिए, देयरफॉर ए को अबेटमेंट टू मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा। नाउ कमिंग टू द केस विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Once the intention of causing bodily injury is established, which is subjective, sufficiency of injury is purely an objective requirement, which has nothing to do with the intention. इंजरी सफिशेंट थी या नहीं थी सफिशेंट, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कि किस तरीके का वेपन यूज़ करा, कौन से बॉडी पार्ट पे उसको आपने मारा, किस इंटेंसिटी से आपने वेपन को यूज़ करा, क्या इंजरीज़ हुई उसको, क्या नेचर था इंजरीज़ का, क्या एज थी, क्या हेल्थ फैक्टर थे, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और ये विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया है। नाउ कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, इसके लिए बहुत लैंडमार्क केस है आर वर्सेस गोविंदा। इस केस में एक पर्सन है जो कि 18 ईयर्स का होता है और वो अपनी वाइफ को किक कर देता है जो कि 16 ईयर्स की है, और वो उसको बहुत बार वो उसके फिस्ट से उसके बैक पे मारता है और उसके चेस्ट के ऊपर नी रख देता है अपनी, और उसकी वजह से उसको डिस्कलरेशन हो जाता है, आई पे इंजरी हो जाती है
और उसके ब्रेन में भी ब्लड का एक्स्ट्रावर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने सेक्शन 299 और 300 को कंपेयर करा था और उन्होंने ये स्टेट करा, सिंस ये जो बॉडीली इंजरी थी वो सफिशिएंट नहीं थी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में टू कॉज डेथ, ऑफेंस मर्डर नहीं है बट कल्पेबल होमिसाइड है। और इसके अंदर जो उन्होंने डिफरेंस दिया कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का, वो सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि अगर डेथ आपके एक्ट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है देन दैट वुड बी कल्पेबल होमिसाइड, और मर्डर तब होगा जब कोई भी एक्ट आप कर रहे हैं उसका मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट आपका डेथ हो। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कि कितना रिस्क हो रहा है, कितने डिग्री का रिस्क हो रहा है, कितना ग्रेवर चीज़ें हैं, वो उससे डिसाइड होगा कि मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है। तो अगर आपने कोई एक्ट किया और उसका रिजल्ट है कि हाँ डेथ हो सकती है तो कल्पेबल होमिसाइड, पर बहुत मोस्ट प्रोबेबली डेथ हो जाएगी देन दैट वुड फॉल अंडर मर्डर। तो वेदर एक ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है ये डिपेंड करता है कितना रिस्क है टू द ह्यूमन लाइफ। सो हम बोल सकते हैं कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम बॉडीली इंजरी इज़ नॉट ऑफ हाई ऑर्डर देन दैट इज़ कल्पेबल होमिसाइड, बट इट इज़ ऑफ हाई डिग्री वेयर डेथ इज़ अ सर्टेनिटी देन इट वुड फॉल अंडर मर्डर, that is 300. So that was it for this video. I hope you understood the concept of culpable homicide and murder. Thank you.